तो गौरव जी, पहला सवाल तो ये है कि मार्केट इस समय कैसा लग रहा है सर, और ये जो तनाव की स्थिति थी पिछले, हमने देखा 2 हफ्ते बाजार पे थोड़ा सा हायर स्तर पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्या फिर से चलने को तैयार है मार्केट? और क्या अप्रोच लेकर चले इन्वेस्टर्स? सो रजत, मार्केट को देख के क्लियरली एक रेंज ट्रेडिंग चल रही है मार्केट में। हम लोगों ने देखा है वॉल्यूम्स वगैरह बहुत कम हो गई हैं। तो उससे जो है नेचुरली मार्केट पे वॉल्यूम्स पे बड़े जेन स्ट्रीट जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड्स की गैर मौजूदगी से मार्केट में फर्क पड़ा है। और एक तरह से थोड़ा सा डिप्रेस्ड माहौल था इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। पर जहां तक मेरे को लगता है मार्केट, हम लोग फंडामेंटली अगर इसे एनालाइज करने की कोशिश करें तो देखेंगे कि मार्केट्स थोड़ा एक्सपेंसिवली ट्रेड कर रहा था। निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 23 के पी पे करंट वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा था। और अगर हम फॉरवर्ड अर्निंग्स भी देखें उसके इस हिसाब से मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आ रहा था। और थोड़ा सा करेक्शन होना लाजमी है, मार्केट में ऊपर नीचे चलता रहता है। ये करेक्शन 400-500 पॉइंट का जो हुआ है निफ्टी पे, आई थिंक इज अ वेलकम साइन। एंड मार्केट अगर धीरे धीरे करके ऊपर इस रेंज में रहता है, इट्स नॉट अ बैड आइडिया। अगर आपका 5 से 10 साल का होराइजन है, मार्केट को वैल्यूएशंस के आसपास ही चलना चाहिए, अर्निंग्स के क्लोज मूव करना चाहिए। इफ इट मूव्स अहेड तो कहीं पे डीपर करेक्शन आएगा, अगर नीचे चला जाएगा देन इट मूव अप शार्पली। सो मार्केट मेरे ख्याल से सही चाल चल रहा है, और जो करेक्शन हुआ है इट इज वेलकम एज फार एज आई एम कंसर्न। अभी तक का रिजल्ट सीजन आईटी स्टॉक्स को ही ज्यादा फैक्टर करके चल रहा है। आईटी स्टॉक्स में एचसीएल, टीसीएस ने थोड़ा मूड बिगाड़ रखा था, लेकिन अब बहुत सारी कंपनियों के नतीजे, इनफैक्ट फाइनेंशियल स्टॉक्स कतार में लगे हुए हैं जो नतीजे पोस्ट करेंगी। तो रिजल्ट सीजन से क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हो सर आप? सो इट रजत, इट वाज अ गिवन। आईटी स्टॉक्स को अंडर परफॉर्म करना था ग्लोबल माहौल को देखते हुए। एक्सपेक्टेड था कि आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। और एक्चुअली जो अभी तक रिजल्ट्स आए हैं, खासकर जैसे टीसीएस का है, एचसीएल का है, उससे क्लियरली पता चलता है कि शायद जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी खराब सिचुएशन है। बट जहां तक आईटी सेक्टर का है, मैं सवाल तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वैल्यूएशंस इतने डिप्रेस हो चुके हैं आईटी सेक्टर में कि समवेयर आईटी सेक्टर अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से अट्रैक्टिव बनता जा रहा है, रजत। और मतलब मेरे को लगता है कि संभावना इस चीज की कि और ज्यादा खराब होगा वो कम होती जा रही है। क्योंकि एक एक ऊपर से जब मार्केट नीचे आता है तो नीचे आते वक्त कहीं ना कहीं तो उसे स्टॉप करना पड़ता है। आने वाला समय मेरे को लगता है कि आईटी सेक्टर के लिए बेटर हो सकता है। और हम इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आईटी सेक्टर में निबल करना शुरू कर दें। अगले 1 साल के लिए शायद अगर एसआईपी करें तो आने वाले 2-3 साल में उसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है। सिमिलरली अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो हमें बैंकिंग सेक्टर में इस क्वार्टर में थोड़े रिजल्ट्स म्यूटेड दिखाई दे रहे हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। पब्लिक सेक्टर बैंक्स बेटर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। बट ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर इज फार मोर अट्रैक्टिव। बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 5 साल में इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया था, बट लास्ट कुछ 1 ईयर में, मे बी 6-7 मंथ्स में अच्छा परफॉर्म किया है, और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। बैंकिंग सेक्टर पे ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। निफ्टी में एंड ब्रॉडर मार्केट्स में हम लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया पे बहुत पॉजिटिव हैं। हमें लगता है कि इंडिया की ग्रोथ रेट, रियल ग्रोथ रेट करीब 6.5-7% रहेगी। विद इन्फ्लेशन आपकी नॉमिनल ग्रोथ रेट 11% के आसपास आ सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसी सिचुएशन में इंडिया जो है बाकी मार्केट्स को अच्छे ढंग से आउट परफॉर्म करेगा। ग्लोबली हम लोग, इंडिया विल रिमेन वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस। और इंडियन स्टॉक मार्केट्स को बहुत रिटर्न्स मिल सकते हैं प्रोवाइडेड उनका व्यू लॉन्ग टर्म रहे और अच्छी कंपनीज में वो इन्वेस्ट करें। प्रमोटर्स जिन कंपनीज के अच्छे हों, फंडामेंटली रिसर्च करके अपने आप को इन्वेस्ट करें, देन पैसा बनाने की बहुत बहुत संभावनाएं हैं इंडियन मार्केट में, अगर हम ठीक ढंग से इन्वेस्ट करें। आंसर, ये जो ट्रेड डील की बात हो रही है यूएस और इंडिया के बीच में, आपको लगता है कि इतना इजीली ये इशू सॉल्व हो जाएगा? सब यही उम्मीद लेकर चल रहा है। मार्केट हरे निशान में भी इसलिए नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो होगा। अमेरिका पहुंच गए इंडिया के डेलीगेट्स फिर से बात करने के लिए।
रशिया के ऊपर, रशिया के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके ऊपर 100% का टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है, अगर 50 दिनों के अंदर अंदर युद्ध विराम नहीं कर दिया रशिया और यूक्रेन ने। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। और इंडिया तो रशिया से करता ही है क्रूड इंपोर्ट। और ब्रिक्स नेशंस के ऊपर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात की हुई है। अभी तक जो अभी तक डेटा चेक कर पाया हूं, मुझे ऐसा कोई भी देश नहीं दिख रहा जिसका 20% हो या उससे कम। इंडिया के साथ क्या ऐसा स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा हमको, मॉनसून डिस्काउंट? तो रजत देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प वो कर रहे हैं जो जिनकी इनकी जिसके अंदर उनकी काबिलियत सबसे ज्यादा है। वो बेसिकली नेशंस को बुली कर रहे हैं। अब आप अगर आप खुद ही देखिए, आप ट्रेड डील कर रहे हैं और आप उसमें नॉन ट्रेड फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे वो रशिया को कह रहे हैं कि आप हम ट्रेड तब करेंगे जब वॉर आप स्टॉप करेंगे। ब्राजील जिसके अगेंस्ट वो एक्चुअली यूएस हैज अ कंज्यूम यूएस हैज अ ट्रेड सरप्लस अगेंस्ट ब्राजील, वहां पे भी उन्होंने कह दिया है कि टैरिफ लगा दिया है उन्होंने ब्राजील के ऊपर। और ये भी कह दिया है अगर आप अपने इंटरनल फैक्टर्स को ठीक नहीं करेंगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो बेसिकली ट्रेड को नॉन ट्रेड से वो मिक्स कर रहे हैं। बेसिकली दीज आर बुलिंग ट्रैक टैक्टिक्स। इसी तरह से दूसरी कंट्रीज पे ब्रिक्स नेशन को ही थिंक्स इट्स अ थ्रेट टू डॉलर, तो इसलिए हम लोग 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। ऑलमोस्ट क्लोज टू 30 कंट्रीज पे ऑलरेडी वो टैरिफ्स अनाउंस कर चुके हैं। और उनमें से 10 कंट्रीज पे अब वो कह रहे हैं कि हम ट्रेड डील्स करेंगे। तो बेसिकली दीज आर ऑल बुलिंग टैक्टिक्स एंड और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प इन सब चीजों इन गेम्स में बहुत माहिर है। बहुत अच्छी तरह से करते हैं। बट मेरे को ये लगता है उनका लार्जर ऑब्जेक्टिव यूएस इकोनॉमी का क्या इससे अचीव हो पा रहा है, आई डाउट। और मेरे को लगता है कि ऐसे हो भी नहीं पाएगा। आप टैरिफ्स क्रिएट करके आप पूरे दुनिया में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। यूएस की जो मोनोपोली है एज अ कंट्री विद जहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, लार्जेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है ना थोड़ा सा सफर करती जा रही है प्रेसिडेंट ट्रम्प के एक्शन से। आई डोंट थिंक आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग उनको रियली रिस्पेक्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली यूएस सिटीजन्स एंड यूएस एज अ कंट्री को सफर करना पड़ेगा। जहां तक इंडिया यूएस की ट्रेड डील का सवाल है, तो मेरे को लगता है फर्स्ट लेग ऑफ ट्रेड डील, एक मिनी ट्रेड डील, वो तो हो ही जाएगी। देर सवेर हो जाएगी, अनदर मे बी दिस वीक और नेक्स्ट वीक ये हो जाना चाहिए। बट ये एक ट्रेड डील का एक छोटा सा पार्ट होगा। हो सकता है इंडिया 20% टैरिफ नहीं लगे, उससे शायद 10% ही टैरिफ लगे, जो इंडिया के लिए बेटर रहेगा। ओवरऑल एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगी उसे। एंड जो मेजर ट्रेड डील अनाउंसमेंट हो सकता है उसमें आने वाले में 3-4 महीने लग जाएं, नेगोशिएशंस चलते रहेंगे, इंडियन ऑफिशियल्स यूएस जाते रहेंगे, यूएस वाले इंडिया आते रहेंगे। तो दैट इज ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। और वो होगा, और आप आने वाले समय में हलचलें और इससे रिलेटेड न्यूज आइटम्स देखेंगे। तो ये अभी खत्म नहीं होने वाला है किस्सा, लेकिन ये जरूर है कि एक मिनी ट्रेड डील जल्दी हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा है कि, और हम लोग काफी क्लोज हैं एक्चुअली एक मिनी ट्रेड डील साइन करने के लिए। एक और चीज ध्यान रखने वाली की बात है रजत की, इंडिया सिर्फ यूएस से नहीं, बहुत सारी दूसरी कंट्रियों के साथ भी ट्रेड डील साइन करने के काफी क्लोज है। दिस इंक्लूड्स यूरोपियन यूनियन। सो सो ये सब जो फैक्टर्स हैं, और ये एक एक कंट्री नहीं है ऐसी, काफी सारी 15-20 कंट्रीज हैं जिसके साथ हम लोग एक डील साइन कर रहे हैं। दिस इज नेट नेट पॉजिटिव फॉर इंडिया। एंड ये भी दिखाता है कि एक डिपेंडेंस फ्रॉम टुवर्ड्स यूएस थोड़ी कम होगी सारी कंट्रीज की। आप देखेंगे दुनिया भर में इस तरह की डील्स होंगी, कंट्रीज एक दूसरे से साइन करेंगी। आई वाज सरप्राइज टू सी ऑस्ट्रेलिया, जो काफी समय से चाइना का बहुत बड़ा क्रिटिक रहा है, खासकर कोविड टाइम में। और अभी मैंने देखा था कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर वाज इन चाइना टॉकिंग ऑफ डील्स एंड अदर थिंग्स। सो दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। और ये शायद पहले नहीं होता, लेकिन ट्रम्प के एक्शंस की वजह से सारी कंट्रीज अपनी स्ट्रैटेजीज रीड्रॉ कर रही हैं। और आप आने वाले समय में काफी तरह के इस तरह के चेंजेस देखेंगे। नेट नेट फॉर इंडिया इट इज ऑल पॉजिटिव। तो अभी तो सिर्फ वो ब्रिक्स नेशंस पे ही भड़क रहे हैं ना, उसके बाद उनको पता नहीं कितने सारे नेशंस पे भड़कना पड़ेगा। उन्होंने हरकत ही ऐसी करी है कि दुनिया भर के जो देश हैं वो अलग से ही अपने गुटबाजी जिसे कहते हैं ना, वो होती हुई नजर आ सकती है। मेरे दिल में वैसे एक सवाल है जो मैंने बहुत समय से
चलो आज पूछ लेता हूँ सर, एक बात बताओ, जब कोई उधार लेता है, ये अमेरिका पे उधारी बहुत है ना, डेट में है ना अमेरिका तो बहुत, डेट। आपको मेरी आवाज आ रही है? अमेरिका पे उधारी क्लोज टू बहुत 4 3। हाँ, बहुत ज्यादा उधार है। एंड उसका इंटरेस्ट पेमेंट ही बहुत सिग्निफिकेंट है। इसीलिए ट्रम्प ये देख रहे हैं कि ब्रिक्स से उनको ये लग रहा है कि लेट से यूएस डॉलर की एक सुप्रीमेसी अगर खत्म हो गई तो उनकी कंट्री को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। इसीलिए वो थोड़ा भड़क रहे हैं, उनको डर लग रहा है, या डर लग रहा है, या वो अपने आप को असर्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन समवेयर यूएस के लिए, अगर इफ दे आर नॉट इन द पोजीशन दे आर, और यूएस डॉलर अपनी स्ट्रेंथ अगर खो देता है, तो आने वाले समय में यूएस सिटीजन्स एंड यूएस एज अ कंट्री को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ऑल्टरनेट करेंसी, या फिर अलग अलग देश आपस में सहयोग करके कुछ ट्रेड डील साइन कर लें। सर वैसे जो उधार लेता है, सवाल ये था, वो तो थोड़ा नरम पड़ता है ना, मतलब वो तो थोड़ा झुक के बात करता है, ये तो उधार भी ले रहे हैं और चौड़े भी हो रहे हैं, इस तरीके का मूड माहौल क्रिएट कर रखा है। तो माना बहुत अच्छा नहीं, है, लेकिन पैसा तो तो वो बाहर वालों का उधार, है। वो नहीं, वो बेसिकली प्रिंट करके उनको उधार दे रही है। सो लार्जली व्हाट इज हैपनिंग इज, जो यूएस ट्रेजरीज में दूसरी कंट्रीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं,